गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं प्रवीण राय। आज मैं DED SC ID सेकेंड सेमेस्टर को पेपर 6 जिसका नाम है थ्योरेटिक्स का यूनिट 3.3 मीनिंगफुल इक्वेशन ऑफ स्पीच एंड लैंग्वेज को पढ़ाऊँगा। इसका हिंदी अर्थ है वाणी और भाषा का अर्थपूर्ण अर्जन या संकलन। ठीक है, तो जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, इस बिंदु के अंतर्गत हम लोग को इस तथ्य का अध्ययन करना है कि बच्चों में वाणी और भाषा का विकास किस प्रकार से होता है। ये भी कौन कौन सी स्थितियां हैं जिसमें बच्चे की वाणी और भाषा का विकास होता है, या कौन कौन सी स्टेज हैं, कौन कौन सी अवस्थाएं हैं जिसमें भाषा और वाणी का विकास होना प्रारंभ हो जाता है या अलग अलग रूपों में होता है। तो आइए जानते हैं। भाषा एवं वाणी का विकास बच्चे के जन्म से लेकर विभिन्न रूपों में होता हुआ आगे बढ़ता है तथा अंत में एक सामान्य बालक या बालिका पूर्ण रूप से अपनी मातृभाषा में 5 से 6 वर्ष की अवस्था तक निपुण हो जाता है। वाणी एवं भाषा का विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें भाषा विकास क्रमबद्ध एवं श्रेणीबद्ध रूप से होता है। एक सामान्य बच्चे में भाषा विकास की निम्नलिखित 2 अवस्थाएं हैं। इसमें पहला है भाषा विकास की पूर्व की स्थिति और दूसरा है भाषा विकास की स्थिति। ठीक है, तो अब तक के प्रस्तुतिकरण में हम लोग यह देखिए कि जो भाषा विकास है वो क्रमबद्ध होता है, एकाएक नहीं होता है। भाषा विकास कैसे होता है? क्रमबद्ध या और श्रेणीबद्ध। क्रमबद्ध का अर्थ होता है कि इसमें एक चरण बटा है। जैसे इस 1 वर्ष से 3 माह की अवस्था में बच्चे का विकास कितना होगा, फिर 3 माह से लेके 4 माह की में बच्चे का विकास कितना होगा, फिर 6 से 8 माह में बच्चे की वाणी का विकास कितना होगा। ये पूरा एक चरण है और उस स्टेज की अवस्था जैसे जैसे आती जाएगी वैसे वैसे बच्चे में भाषा और वाणी का विकास होता जाएगा। ठीक है, तो इसमें 2 रूप हम आप लोग को बताए थे। पहला था भाषा विकास के पहले की स्थिति और दूसरा था भाषा विकास की स्थिति। तो भाषा विकास की पूर्व की स्थिति जिसे हम लोग स्पीच साउंड कहते हैं या वाणी कहते थे, तो हम लोग वाणी का जो विकास होता है वो लगभग इसी अवस्था में जानेंगे। ठीक है, तो पहला है भाषा विकास के पूर्व की स्थिति। यह अवस्था भाषा विकास की पूर्व की अवस्था है। इसके अंतर्गत आने वाली निम्नलिखित स्थितियां हैं। इसमें पहला है अनैच्छिक ध्वनि या रिफ्लेक्साइन साउंड। नवजात शिशुओं के अधिकांश व्यवहार अनैच्छिक होता है। प्रथम 3 माह में बच्चे में बोली संबंधी व्यवहार सीमित होता है। नवजात शिशुओं द्वारा की जाने वाली सबसे सामान्य ध्वनियाँ रुदन एवं किलकारी होती हैं। ये ध्वनियाँ सामान्यतः बच्चे की मानसिक अवस्था को दर्शाती है। अनैच्छिक साउंड नाम से स्पष्ट है कि बगैर इच्छा के ये ध्वनियाँ बच्चों द्वारा बगैर इच्छा के उत्पन्न की जाती हैं। इसे हम लोग बर्थ क्राइंग भी कहते हैं। बर्थ क्राई का अर्थ होता है जन्म के समय रुदन। और आप याद करेंगे तो प्रथम सेमेस्टर में जब श्रवण बाधिता के लक्षण मैं पढ़ा रहा था या श्रवण बाधिता की पहचान बता रहे थे, उस दौरान मैं आप लोग को यह बताया था कि बर्थ क्राइंग बच्चे के लिए आवश्यक है। यदि बच्चा बर्थ क्राइंग नहीं कर रहा है, बच्चा जन्म के समय नहीं रो रहा है, तो श्रवण बाधिता के लक्षण का ये एक पहचान माना जाता है कि एक पहचान है कि जन्म के समय बच्चे का न रोना। तो बच्चे के जन्म के समय रोना आवश्यक है और ये वाणी की प्रथम स्टेज है। ठीक है, अगला है रुदन ध्वनि, क्राइंग साउंड। प्रथम माह के अंत तक बच्चे की रुदन ध्वनि भेद करने योग्य हो जाती है तथा माताएं आमतौर पर इन ध्वनि के भेद को बता देती हैं। अरुदन ध्वनि में सामान्य अव्यक्त ध्वनि सम्मिलित होती है जो मुख्यतः नासिका प्रधान होती हैं। जब बच्चे 2 माह के होते हैं तब माता पिता अनेक प्रकार के रुदन पद्धति जैसे क्रोध, खुशी, दर्द एवं भूख इत्यादि को पहचान सकते हैं। तो इसमें हम देख रहे हैं कि रुदन ध्वनि भी 2 प्रकार की है। पहली वो जो अस्पष्ट होती है यानी 1 माह से पहले, और जो 1 माह के लगभग जो रुदन ध्वनि प्रारंभ होती है उसमें
उसके एक अर्थ निकलता है और माता और बाद में माता पिता या अन्य लोग उसे पहचान जाते हैं जो बच्चे के करीब होते हैं कि बच्चा किस कारण से रो रहा है, क्रोध की वजह से रो रहा है या खुशी में रो रहा है या दर्द में रो रहा है या भूख के कारण रो रहा है। और हम देखते हैं कि अधिकतर परिवार के बुजुर्ग या माता पिता या अन्य अनुभवी सदस्य हमेशा बताते हैं कि बच्चे द्वारा किस कारण से रोया जा रहा है या इसको किस चीज़ की आवश्यकता है। ठीक है, तो ऐसी ध्वनि को हम लोग कहते हैं क्राइंग साउंड। यह ध्वनि कब तक होती है? तो प्रथम माह से लेके 2 माह तक। ठीक है, और अगला दूसरा है सुख साउंड या कंफर्ट साउंड। गलगलाना, श्वास भरना और घरघराना जैसी स्वतः स्फूर्त उच्चारण के किलकारी युक्त ध्वनि को सुख ध्वनि कहते हैं। यह आमतौर पर तनाव से मुक्त या तनाव के बाद, जैसे दुग्धपान के अंत के दौरान, वस्त्र परिवर्तन आदि प्रकट होते हैं। इस स्थिति में बच्चे पेशीय नियंत्रण मस्कुलर कंट्रोल विकसित कर लेता है ताकि मौखिक संचरण को निश्चित रूप से रोक सकें अथवा शुरू कर सकें। इस प्रकार के आरामदेह या सुख ध्वनि में बच्चे द्वारा अधिकतर अ, ई, ए, क, ग जैसी ध्वनि का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, सुख ध्वनि नाम से ही स्पष्ट है कि यह ध्वनि कैसी होगी, तो आरामदेह की अवस्था में इस ध्वनि का उच्चारण बच्चे द्वारा किया जाता है। और इस ध्वनि में अधिकतर अ, ई, ए, क, ग जैसी ध्वनियाँ उत्पन्न की जाती हैं। अ, ई, ए, क, ग ही ध्वनि क्यों उत्पन्न की जाती है? क्योंकि अ, ई, ए ये स्वर ध्वनियाँ हैं और स्वर ध्वनियाँ आप लोग को हम शुरू में ही बताए थे कि स्वर ध्वनि कैसी ध्वनि होती है, तो जो बिना अवरोध के उत्पन्न की जाती हैं, जो श्वसन में आसानी से आ जाती हैं, जिसमें किसी भी उच्चारण तंत्र को एक दूसरे को स्पर्श करने की आवश्यकता नहीं होती है, उसे हम लोग स्वर ध्वनि कहते हैं। तो इस अवस्था में अभी बच्चे में पूरी तरह से उच्चारण तंत्र पर कंट्रोल नहीं होता है, तो इसमें कैसी ध्वनियाँ आएंगी? या तो कंठी आएंगी या जो डायरेक्ट कंठ से आती हैं, या फिर ऐसी ध्वनियाँ जो बिना अवरोध के उत्पन्न की जाती हैं, जिनके लिए किसी भी उच्चारण तंत्र को एक दूसरे से उत्पन्न करने की एक दूसरे को संपर्क करने की आवश्यकता नहीं होती है, ऐसी ध्वनियाँ उच्चारित की जाएंगी। ऐसी स्वर और कंठी दोनों ध्वनियाँ, इसलिए अ, ई, ए और क, ग दोनों प्रकार की ध्वनि आएंगी। अगला है बबलाने की ध्वनि या बबलिंग साउंड। इस प्रकार की ध्वनि का उत्पादन बच्चे द्वारा 4 से 6 माह में किया जाता है या की जाती है। यह इस अवस्था में बच्चे द्वारा एक से अधिक ध्वनि को एक ही श्रृंखला में बोला जाता है, जैसे पापा, पाप, दादा, बाबा इत्यादि। बबलिंग साउंड क्यों कहते हैं? तो ये पूरी जो ध्वनि है वो द्विओष्ठीय ध्वनियाँ होती हैं। ठीक है, द्विओष्ठीय ध्वनियाँ कौन सी हैं? तो प वर्ग पूरा प, ब, भ, ये पूरा ध्वनि क्या है? द्विओष्ठीय है। तो द्विओष्ठीय ध्वनियों को बच्चे द्वारा उत्पादित किया जाता है या उनको उत्पन्न किया जाता है, और भी एक श्रृंखला में होता है। यानी ब की ध्वनि को उच्चारित कर रहा है तो लगातार ब ब ब ऐसा उच्चारण करते रहता है, और ये इसीलिए इसे हम लोग कहते हैं बबलिंग साउंड। ठीक है, या प की ध्वनि को उच्चारण करता है तो लगातार प को ही उच्चारित करता रहता है एक क्रम में। ठीक है, अगला है लयबद्ध ध्वनि या लिरिक्स साउंड। यह अवस्था 6 से 8 वर्ष की अवस्था है। यह अवस्था बच्चे में भाषा विकास हेतु बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि बच्चे द्वारा अपनी आवाज़ को सुनकर आनंद की अनुभूति होती है। ठीक है, लयबद्ध ध्वनि या लिरिक्स साउंड, इसमें क्या होता है? तो इसमें भी जो बबलाने की ध्वनि है उसको एक लय में उच्चारित किया जाता है, और बच्चे द्वारा हम देखते हैं जब भी खेलता है या आनंद की स्थिति में होता है तो बार बार लयबद्ध ध्वनि का ही उच्चारण किया जाता है। वहीं कन्वर्ट हो जाता है, जो बबलिंग साउंड होता है वो टूट में होता है, यानी लगातार होता है लेकिन बीच बीच में टूट हो जाता है। लेकिन जब वहीं आगे की अवस्था होती है, यानी 8 माह से 6 माह से 8 माह की जब अवस्था आती है, तो इस अवस्था में बच्चे द्वारा बबलिंग साउंड को ही लयबद्ध में कन्वर्ट कर दिया जाता है, जिसे हम लोग कहते हैं लिरिक्स साउंड। और इस साउंड का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि बच्चे द्वारा इस ध्वनि को सुना के खुद हर्ष की अनुभूति होती है, खुशी की अनुभूति होती है, और बार बार इसको
उच्चारित करता रहता है। अगला है 5वां स्वर शैली या इंटोनेशन। यह अवस्था 8 से 10 माह की होती है। इस अवस्था में बच्चे द्वारा अनेक प्रकार की आवाज़ का उत्पादन किया जाता है। कभी कभी स्वर व्यंजन को जोड़कर नए शब्द का निर्माण करता है, किंतु इन शब्द का कोई अर्थ नहीं निकलता, ये निरर्थक शब्द होते हैं। इस अवस्था को जागृत अवस्था भी कहते हैं। निरर्थक शब्द वे शब्द होते हैं जिनका कोई अर्थ नहीं निकलता है। तो बच्चे द्वारा भी इस अवस्था में वैसे ही शब्दों का उत्पादन किया जाता है जिनका कोई अर्थ न निकले। ठीक है, वो किसी कारणवश यह हो सकता है आकस्मिक स्वर व्यंजन एक साथ मिलकर उच्चारित किया जाता हो, या फिर स्वर व्यंजन मिलकर एक साथ उच्चारित किया जाता हो। तो इस अवस्था में जो है स्वर शैली का विकास होता है, अर्थात बच्चे द्वारा जो है सब अक्षरों को एक दूसरे के साथ जोड़ के उच्चारण किया जाता है। जो छोटे छोटे शब्द भी हो सकते हैं और वे शब्द अधिकतर निरर्थक होते हैं क्योंकि उनका कोई अर्थ नहीं निकलता। ठीक है, अगला है दोहराना, छठा। यह अवस्था 10 से 12 माह की है। इस अवस्था में बच्चे अपने घर के बड़े सदस्यों की आवाज़ को सुनकर दोहराता है तथा नकल करता है। इस अवस्था की प्रवृत्ति प्रायः सामान्य बच्चों में देखने को मिलती है। जिन शब्दों को सुनकर बच्चे द्वारा उसका दोहराव किया जाता है वह उन शब्दों का अर्थ नहीं समझता है। दोहराना का यहाँ भी अर्थ स्पष्ट हो जाता है कि बच्चे द्वारा क्या किया जाता है, जो भी ध्वनि जो सुनता है उस ध्वनि को उत्पादित करता है, उसका अर्थ नहीं समझता, वो नहीं जानता कि वो ध्वनि का अर्थ क्या है, क्योंकि अभी उतना विकसित नहीं हुआ है कि वो ध्वनि का अर्थ को समझ सके। कितनी अवस्था है, 10 से 12 माह की अवस्था है। ठीक है, तो वो जो आसपास या जो बड़े बुजुर्ग द्वारा बड़े लोगों द्वारा जो ध्वनि उत्पन्न की जाती है उसको सुनता है और वैसी ही ध्वनि उत्पन्न करने का प्रयास करता है इस अवस्था में। यानी 10 से 12 माह की अवस्था में बच्चे द्वारा सुनी हुई ध्वनियों को दोहराने का प्रयास किया जाता है। ठीक है, और आगे है भाषा विकास की अवस्था, यानी इस अवस्था में जो है अब भाषा का विकास होने लगता है। ठीक है, तो यह अवस्था बच्चे में भाषा को अर्जित करने की अवस्था होती है, जिसे हम निम्नलिखित प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। इसमें पहला है प्रथम शब्द। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि जब बच्चे द्वारा प्रथम शब्द का प्रयोग करना स्टार्ट किया जाता है, यानी प्रथम शब्द का उच्चारण प्रारंभ हो जाता है, तभी से भाषा का विकास भी प्रारंभ हो जाता है। वो क्या था, वो वाणी का विकास था। ये क्या है, भाषा का विकास है। ठीक है, तो लगभग 1 वर्ष की अवस्था तक बच्चे द्वारा प्रथम अर्थपूर्ण शब्द का उच्चारण प्रारंभ हो जाता है, जैसे चाचा, दादा, बुआ, माँ, पापा इत्यादि। यह प्रथम शब्द प्रायः नकल वाले होते हैं। ओष्ठी तथा दंतीय ध्वनि प्रथम शब्द में सबसे अधिक प्रयुक्त होते हैं। प्रथम शब्द अर्थात ये शब्द जो होते हैं बच्चे द्वारा प्रथम बार प्रयोग किए जाते हैं और इसका उच्चारण किया जाता है। जैसे चाचा, दादा, बुआ, ये इसलिए किया जाता है जो माता पिता या आसपास बच्चे के रहने वाले लोग जिस ध्वनि को ज़्यादा उच्चारित करते हैं, बच्चे द्वारा भी धीरे धीरे उसी शब्द को उच्चारित करना प्रारंभ किया जाता है। ये प्रथम शब्द होते हैं और इसमें प्रायः ओष्ठी और दंती, मैं आप लोग को पहले भी बताया था, ओष्ठी ध्वनियाँ सबसे व्यंजन में सरल होती हैं, जो दोनों ओठों के माध्यम से आती हैं। तो ओष्ठी और धीरे धीरे दंतीय ध्वनियों का भी उच्चारण बच्चे द्वारा प्रारंभ किया जाने लगता है। ठीक है, तो प्रथम शब्द में अधिकतर कौन कौन सी ध्वनि होती है, दंती और ओष्ठी ध्वनि। ठीक है, और जो है फर्स्ट वर्ड लगभग 1 वर्ष की अवस्था में बच्चे द्वारा प्रारंभ किया जाना स्टार्ट हो जाता है। बच्चे द्वारा प्रथम शब्द बोलना प्रारंभ हो जाता है। दूसरा है 1 से 1.5 वर्ष की अवस्था। इस अवस्था में लगभग 30 से 50 तक अर्थपूर्ण शब्द का उच्चारण बच्चे द्वारा किया जाता है या कर लेता है तथा छोटे छोटे शब्दों को जोड़कर अज्ञान में उपवाक्य का निर्माण करता है, जैसे मामा, खाना, पापा, पैसा इत्यादि। बच्चे को इस दौरान यह नहीं पता होता है कि वह एक उपशब्द बोल रहा है। उपशब्द क्या होता है, तो ऐसे उपवाक्य ऐसे वाक्य होते हैं जो अर्थ तो निकलता है लेकिन पूर्ण नहीं होते हैं। पूरा क्या कहना है वो नहीं समझ में आता है, या कभी कभी समझ में भी आता है, लेकिन एक पूरा सेंटेंस जैसे पापा, पैसा,
दीजिए या मम्मी खाना दो, ये एक पूरा सेंटेंस है। या कहें कि एक गिलास पानी दो, ये पूरा सेंटेंस है। लेकिन पानी दो ये क्या है, उपवाक्य या छोटा वाक्य है। तो बच्चे द्वारा अनजाने में, न जानते हुए भी दो शब्दों के मेल से प्रायः उपवाक्य का निर्माण किया जाने लगता है। ठीक है। अगले यूनिट में जब मैं आकलन पढ़ा रहा था तो उसमें इस चीज़ का जिक्र किया था कि उपवाक्य को कैसे बच्चे द्वारा उत्पादित किया जाता है, 2 फिर 3 से अधिक। ठीक है। तो वही चीज़ें यहाँ पर है कि 1 से 1.5 वर्ष की अवस्था में बच्चे द्वारा अब 2 शब्दों को जोड़कर उत्पादन किया जाता है या 2 शब्दों को जोड़कर बोला जाता है, और वो लगभग उपवाक्य भी होते हैं। कहीं कहीं हो सकता है, कहीं कहीं निरर्थक भी हो, लेकिन कहीं कहीं उपवाक्य भी आते हैं। ठीक है। अगला है 1.5 से 2 वर्ष की अवस्था। इस अवस्था में बच्चे द्वारा 150 से 200 शब्दों का उच्चारण कर लेता है। इस अवस्था में बच्चे द्वारा जिह्वा के अग्रभाग का उठान भी प्रारंभ हो जाता है। 1 से 1.5 वर्ष की अवस्था में बच्चे द्वारा कितने शब्दों का प्रयोग उच्चारण किया जाता है, 150 से 200 शब्दों का उच्चारण प्रारंभ हो जाता है। और जिह्वा के अग्रभाग को ऊपर उठाना, इसको मैं बताया था, जिह्वा के अग्रभाग को ऊपर हम लोग कब उठाते हैं, तो जब हम लोग ट, ठ, द, ध अर्थात तालवी और मूर्धी ध्वनियों का जब हम प्रयोग करते हैं या दंती ध्वनियों का प्रयोग करते हैं, तब हम लोग जिह्वा के अगले भाग को ऊपर उठाते हैं। ठीक है। तो इस ध्वनि को जिसमें हम लोग जिह्वा के ऊपर उठाते हैं, धीरे धीरे बच्चे द्वारा भी उन ध्वनियों का उच्चारण करना प्रारंभ हो जाता है। और उसके शब्द कोश कितने बनते हैं, तो 150 से 200 शब्दों का उच्चारण प्रारंभ कर देता है। अगला है 2 से 2.5 वर्ष की अवस्था। इस अवस्था में बच्चे द्वारा लगभग 400 से 450 शब्दों का उच्चारण कर सकता है तथा 500 शब्दों को ग्रहण कर सकता है। इस अवस्था में बच्चे द्वारा प्रश्नात्मक प्रश्न जैसे कब, क्या, कैसे, कितना का प्रयोग किया जाने लगता है। ठीक है। तो यहाँ मैं आप लोग को ये बताना चाहूँगा कि 400 से 450 शब्दों का उच्चारण कर लेता है और 500 शब्दों को ग्रहण कर लेता है। तो भाषा के 2 रूप होते हैं, एक ग्राही और एक अभिव्यक्त। ठीक है। तो जो ग्राही होता है, हम ग्रहण करते हैं, सबसे पहले हम लोग भाषा को ग्रहण करते हैं, अर्थात भाषा को सुनते हैं, इसके बाद समझते हैं और फिर उसे अभिव्यक्त करते हैं। तो अभिव्यक्त करने की दर हमेशा कम होती है, लेकिन ग्रहण करने की दर सदैव ज़्यादा होती है। तो यहाँ बच्चे में भी अभिव्यक्त करने की क्षमता कम होती है, 400 से 450 शब्द, वहीं उसे जो है ग्रहण करने की क्षमता ज़्यादा होती है, लगभग 500 शब्दों को ग्रहण कर लेता है, लेकिन पूरे 500 का अर्थ वो नहीं जानता है या उसे वाक्य के रूप में प्रयोग नहीं कर सकता है। ठीक है। कितनी करता है, लगभग 400 से 450 शब्दों को। तथा प्रश्नवाचक शब्दों का भी प्रयोग स्टार्ट कर देता है। प्रश्नवाचक शब्द आप लोग जानते हैं, कब, कैसे, कितना इत्यादि शब्द होते हैं और इनका भी प्रयोग करना स्टार्ट कर देता है। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि यह अवस्था क्या है, तो बच्चे लगातार प्रश्न पूछते हैं, यह क्या है, आग क्या है, बार बार उसको टच करते हैं। जितने भी चीज़ें देखते हैं उसमें वो इच्छावश वो पूछते रहते हैं। अगला है 3 वर्ष या उससे अधिक की अवस्था। यह अवस्था बच्चे की मातृभाषा या स्थानीय भाषा के सभी स्वर की उपलब्धि, कारक, क्रिया, वाक्य इत्यादि का प्रयोग करने लगता है। यह अवस्था भाषा विकास की परिपुष्टि की अवस्था मानी जाती है। 3 वर्ष से अधिक या 3 से 5 वर्ष की अवस्था में बच्चे द्वारा भाषा का विकास लगातार स्टार्ट हो जाता है और इस अवस्था में बच्चे द्वारा क्रिया का प्रयोग, ठीक है, और कारक का प्रयोग, कर्ता का प्रयोग इत्यादि धीरे धीरे करना सीख जाता है और भाषा को लेकर वो काफ़ी जानकारी इकट्ठा कर लेता है और भाषा की जानकारी उसकी धीरे धीरे पुष्ट हो जाती है या मजबूत हो जाती है। भाषा का ज्ञान अस्थायी रूप से पर्याप्त हो जाता है। तो आज हम लोग पढ़ रहे थे वाणी और भाषा का अर्थपूर्ण अर्जन या संकलन। इसके अंतर्गत हम लोग 2 रूपों में विभाजित करके इसे पढ़े। ठीक है। पहला था भाषा विकास की पूर्व की अवस्था और दूसरा थी भाषा विकास के स्थिति या भाषा विकास के समय की अवस्था। तो भाषा विकास की पूर्व की अवस्था को मैं आप लोग को बताया कि ये वाणी के विकास की अवस्था होती है। वाणी क्या होता है, तो भाषा की सबसे छोटी इकाई, इसमें हम लोग छोटे छोटे अक्षरों
का उत्पादन सीखते हैं अपने, तो बच्चे द्वारा जो है उन अक्षरों का धीरे धीरे उत्पादन किया जाता है, और इसके साथ साथ अपने उच्चारण जो तंत्र होते हैं उस पर भी कंट्रोल प्रारंभ कर देता है। ऐसा नहीं है कि उच्चारण तंत्र पर कंट्रोल धीरे धीरे प्रारंभ होता है, तो जैसे जैसे उच्चारण तंत्र पर बच्चे द्वारा कंट्रोल किया जाता है वैसे वैसे ही जो है वाणी या भाषा का विकास प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, तो इसमें जो रुदन ध्वनि पढ़ रहे थे अनैच्छिक साउंड था, जिसमें आप लोग को मैं बताया कि अनैच्छिक ध्वनि के अंतर्गत बच्चे द्वारा बगैर इच्छा के इस ध्वनि का उच्चारण किया जाता है, और इसमें अधिकतर रुदन ही शामिल होता है, और ये आवश्यक भी है रुदन और किलकारी, क्योंकि मैं आप लोग को बताया कि जन्म के समय रोना शुभ माना जाता है, ये वाणी के लिए अच्छा संकेत है, और ये श्रवण दिव्यांगता के न होने का प्रमाण भी है। तो रुदन साउंड में भी आप लोग को मैं 2 प्रकार बताया था, जिसमें एक था कि जिसमें एक माह से पूर्व की अवस्था थी जिसे हम लोग अव्यक्त अवस्था कहते थे, जिसको हम लोग नहीं स्पष्ट कर पा रहे थे, लेकिन जो 1 माह की बाद की अवस्था होती है उसमें माता द्वारा और अन्य बुजुर्ग एवं अनुभवी सदस्यों द्वारा पता लगा लिया जाता है कि बच्चे किस कारण से बच्चे का रुदन किया जा रहा है, वो भूख के कारण हो रहा है, खुशी के या दर्द के कारण या क्रोध के कारण ऐसा कर रहा है, ये सब इस अवस्था में पता कर लेते थे। जो दूसरा था, ठीक है, एक था 1 माह से पहले की अवस्था, और एक था 1 माह से 2 माह के बीच की अवस्था। तो 1 माह से और 2 माह के बीच की जो अवस्था थी उसमें बच्चे का जो रुदन है वो प्रारंभ हो जाता। पहले वाली अवस्था में रुदन की पहचान नहीं हो पाती थी किस कारण से रुदन हो रहा है, लेकिन दूसरे वाले में रुदन की पहचान हो जा रही है कि वो किस कारण से रुदन कर रहा है। ठीक है, और अगला हम लोग देखिए सुख साउंड, कंफर्टेबल साउंड। कंफर्ट साउंड को मैं बताया कि आरामदेह ध्वनियाँ होती हैं, और ये तभी उत्पादित की जाती है जब बच्चे द्वारा दूध पान किया जाता है या फिर वस्त्र परिवर्तन किया जाता है। वस्त्र गीला करने के दौरान जब वस्त्र परिवर्तन किया जाता है उस दौरान भी बच्चे द्वारा इस प्रकार की ध्वनियों का उच्चारण किया जाता है, और इसमें अ, ई, ए, क, ग जैसी ध्वनियों को बच्चे द्वारा प्रकट किया जाता है। ठीक है, अगला था बबलाने की ध्वनि या बबलिंग साउंड। बबलिंग साउंड के लिए मैं आप लोग को बताया कि इसमें द्विओष्ठी ध्वनियों का प्रयोग किया जाता है, और ये 4 से 6 माह की अवस्था होती है, और वो एक श्रृंखला में किया जाता है। जैसे मान लीजिए पा का उच्चारण किया तो लगातार पा 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 बोल रहा है बच्चे द्वारा, ऐसा उच्चारण किया जाता है, इसलिए हम लोग इसे बबलिंग साउंड के नाम से जानते हैं। ठीक है, और इसके बाद हम पढ़े थे लयबद्ध ध्वनि या लिरिक्स साउंड। लयबद्ध ध्वनि इसके बाद की अवस्था है, यानी कि जैसे ही वो क्या नाम है बबलिंग साउंड स्टार्ट करता है, मतलब बबलिंग साउंड करने लगता है, उसके बाद जो है कुछ समय बाद या 2 महीने बाद वो लिरिक्स ध्वनि स्टार्ट करता है। उन्हीं ध्वनियों को लयबद्ध रूप में बोलना स्टार्ट करता है, अर्थात कंठ का धीरे धीरे बच्चे के विकास होने लगता है, और उस कंठ के माध्यम से जो है लिरिक्स ध्वनियों का उत्पादन करता है। ठीक है, ये 6 से 8 माह की अवस्था होती है, और इसी अवस्था में बच्चे द्वारा अपनी ध्वनियों को सुन के आनंद की अनुभूति की जाती है। इसलिए लगातार जब भी बच्चे द्वारा खेला जाता है या अब स्वयं में खुशी का इजहार करता है तो उस दौरान भी वो इस प्रकार की ध्वनि का उत्पादन करता है। अगला था स्वर शैली। स्वर शैली के लिए मैं बताया कि 8 से 10 माह की अवस्था होती है, और इसमें बच्चे द्वारा स्वर व्यंजन को एक साथ बोल के उच्चारण किया जाता है। कभी कभी निरर्थक शब्द भी उच्चारित किए जाते हैं। ठीक है, यह अवस्था कितनी थी? 8 से 10 माह की अवस्था। दूसरा था दोहराना, अगला था छठा दोहराना, ये 10 से 12 माह की अवस्था थी। ये इस अवस्था में बच्चे द्वारा जो भी ध्वनि सुनी जाती है, अगल बगल या परिवेश में जो भी ध्वनियाँ उसकी बोली जाती हैं उसको दोहराना स्टार्ट करता है, और उसी प्रकार की ध्वनियाँ वो बोलता है, अब बोलने का प्रयास करता है, और उसका अर्थ वो लेकिन नहीं समझता है, यानी ध्वनियों का अर्थ न समझते हुए वो जो ध्वनियाँ बोली जाती हैं ज़्यादातर उसी ध्वनियों को दोबारा दोहराने का प्रयास करता है। तो ये हमारे लगभग वाणी की विकास की अवस्था थी, लेकिन जैसे ही 1 वर्ष की अवस्था प्रारंभ होती है या लगभग 1 वर्ष की अवस्था तक आते आते बच्चे द्वारा एक अर्थपूर्ण शब्द का उच्चारण प्रारंभ हो जाता है, और वो अर्थपूर्ण शब्द चाचा, दादा, बुआ ये भी आसान ही शब्द होते हैं, और इस अर्थपूर्ण
प्रारंभ होने के साथ ही भाषा का विकास की अवस्था भी प्रारंभ हो जाती है। इससे पहले की अवस्था वाणी विकास की थी, अब क्या हो जाती है, भाषा विकास की अवस्था प्रारंभ हो जाती है। इसके बाद 1 से 1.5 वर्ष की अवस्था थी, जिसमें वो 30 से 50 शब्दों का भंडार करता है, शब्दों का भंडार, और इसके बाद जो है उन शब्दों को जोड़कर एक छोटे छोटे उपवाक्य का निर्माण करना प्रारंभ कर देता है। ठीक है, 1 और 1.5 से 2 वर्ष की अवस्था थी। इस अवस्था में 150 से 200 शब्दों का भंडार हो जाता है बच्चे के पास, और वो जीवा के अग्रभाग का उठान प्रारंभ कर देता है। जीवा के अग्रभाग के उठान को मैं आप लोग को बताया कि अब जब भी हम लोग जीवा के अग्रभाग को उठान करेंगे तो हम लोग देखें कौन सी ऐसी ध्वनियाँ हैं जो जीवा को ऊपर करके उच्चारित की जाती हैं। तो कौन कौन से? तालवी ध्वनि बताए, तालु को स्पर्श करता है। ठीक है, त, थ, ड, ढ, ट, ट, ठ, द, ध, ये जितनी भी ध्वनियों को उच्चारण करते समय हमारी जीवा ऊपर की तरफ जाती है वो उठान होता है। ठीक है, तो उसमें दंती है, मूर्धी है और तालवी है, तीनों ध्वनियाँ आती हैं। तो तीनों ध्वनियों को धीरे धीरे बच्चे द्वारा बोलना भी प्रारंभ कर दिया जाता है। ठीक है, किस अवस्था में? 1.5 से 2 वर्ष की अवस्था में। वहीं आगे है 2 से 2.5 वर्ष की अवस्था। इस अवस्था में बच्चे के पास 400 से 450 शब्दों का भंडार हो जाता है और वो इनका प्रयोग भी करने लगता है। और दूसरा था कि 500 शब्दों को वो ग्रहण कर लेता है लेकिन इसका प्रयोग नहीं करता है। तो यहाँ मैं आप लोग को बताया कि भाषा के 2 रूप होते हैं, ग्रहणशील और अभिव्यक्तशील, या ग्राही और अभिव्यक्त। तो ग्राही वो होता है जिसे हम लोग ग्रहण करते हैं, तो ग्रहण 500 शब्दों को करता है, लेकिन अभिव्यक्त 4 से 450 शब्दों को करता है। वो इसलिए क्योंकि हम लोग बहुत सारे शब्दों को जानते हैं लेकिन उसको अभिव्यक्त करने के बारे में उसके समझना आवश्यक होता है, उसके वाक्य के प्रयोग करने के तरीके को जानना आवश्यक होता है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति की ग्रहणशील भाषा लगभग ज़्यादा होती है और अभिव्यक्तशील भाषा लगभग कम होती है। ठीक है, और आगे है 3 वर्ष या उससे अधिक की अवस्था। लगभग 3 वर्ष तक की अवस्था आते आते भाषा का विकास धीरे धीरे परिपुष्ट हो जाता है और 3 से 5 वर्ष की अवस्था तक बच्चे का भाषा पर पकड़ मजबूत हो जाता है। वो भाषा कोई भी हो सकती है, लोकल लैंग्वेज हो सकता है, हिंदी हो सकती है, इंग्लिश हो सकती है, कोई भी भाषा हो सकती है। ठीक है, तो असाइनमेंट के तौर पर आप लोग को वाणी और भाषा की अर्थपूर्ण अर्जन को विस्तृत रूप से स्पष्ट करके ग्रुप में सेंड करना है।